नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम जगदीप धनखड़ के बारे में एक और कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। उनके बारे में, उनके इस्तीफे में एक बात लिखी गई कि वो बीमार हैं, जो उन्होंने खुद लिखी थी। लेकिन क्या सचमुच जगदीप धनखड़ बीमार हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उनकी बीमारी के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है या उनके बीमार होने का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आपके लिए हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि जगदीप धनखड़ के साथ उस दिन क्या हुआ था जिससे उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। उसमें एक दो नए पॉइंट्स जुड़ गए हैं। ये अभी तक आप बहुत जगहों पर अलग अलग विश्लेषण में तो जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन उसमें कुछ नया अपडेट है, हम आपको वो भी देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो जगदीप धनखड़ की बीमारी की बात कही जा रही है, क्या वो सचमुच बीमार है? आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं उनकी बीमारी का असली खेल क्या है। मतलब क्या वो सचमुच बीमार हैं भी या नहीं, या बहाना बना रहे हैं। दिल्ली, नैनीताल और कोटा में एक बार कार्यक्रम चल रहा था, इसी साल की बात है। अचानक ही कार्यक्रम के बीच में जब वो खड़े होकर बोल रहे थे तब उन्हें चक्कर आया। चक्कर आने के बाद उन्होंने भाषण बीच में रोक दिया। ऐसा लगा जैसे अब्दुल कलाम, आपने देखा ही होगा कैसे उन्हें हार्ट अटैक आया था। तो भाषण के बीच उन्हें बैठना पड़ा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही धनखड़ को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। कोटा में जब चक्कर आया उन्हें तो पूरा भाषण ही उन्हें बैठ कर देना पड़ा था। तो जगदीप धनखड़ की तबीयत, इसका मतलब सचमुच खराब है। इसी साल मार्च में जगदीप धनखड़ दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। उनको सीने में जकड़न की शिकायत थी और घबराहट के बाद उन्हें एडमिट किया गया था। जगदीप धनखड़ को तब डॉक्टरों ने स्टंट डाला था। हालांकि एंजियोग्राफी की बात भी चल रही थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं आई, नौबत नहीं आई। जगदीप धनखड़ को लगातार बीपी की शिकायत भी रहती है। इस वजह से उनके साथ जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगदीप धनखड़ की तबीयत सचमुच खराब है। लेकिन क्या अब जो इस्तीफा हुआ है वो सचमुच इसी वजह से हुआ है, तबीयत खराब होने की वजह से ही? अब आपको थोड़ा सा उस दिन की हुई कार्रवाई पर नजर डालना पड़ेगा। वो कार्रवाई बहुत कुछ बयां कर रही है और उसी कार्रवाई के पीछे सारी चीजें, सारी बातें छिपी हुई हैं कि क्या सचमुच उनकी तबीयत खराब थी, क्या उस दिन भी उन्हें कोई चक्कर आया, उस दिन भी कुछ उन्हें असहज महसूस हुआ था। तो इसका जवाब है कि नहीं। अब उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो हुआ था वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आखिर ये बात आखिर मोमेंट पर शाम होते होते कैसे बदल गई। शाम 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही जो हुआ वो हुआ, और उसी वजह ने जगदीप धनखड़ को इतना मजबूर किया कि वो इस्तीफा सौंप दे। इस बीच एक और खबर भी आ रही है कि उनको अब घर भी खाली करने को कहा गया है। और आपने देखा ही कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो मनाने की भी कोई कोशिश नहीं हुई। वीवी गिरी के बाद कुछ लोग ऐसा भी दावा करें कि वीवी गिरी के बाद उनकी ये चाहत हो गई थी कि वो खुद भी वीवी गिरी बनना चाहते थे। कहने का मतलब है कि वो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने की हसरत पाल रहे थे। अब ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए कि उस दिन हुआ क्या था। शाम 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में 2 जजों के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी देना चाहते थे जगदीप धनखड़। सरकार को जगदीप धनखड़ ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। आमतौर पर ऐसा होता है कि लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं उनको इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं दी थी। संसदीय कार्य मंत्री को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी ना होना एक बहुत बड़ा अपराध की तरह था। सरकार जजों के खिलाफ महाभियोग लाने के खिलाफ थी। विपक्ष महाभियोग पर धनखड़ का समर्थन कर रहा था। जगदीप धनखड़, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ खुद को भविष्य के राष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगे थे। मतलब ऐसा तभी हो पाता है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी समझना होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी खुश रखना चाहते थे और विपक्ष को भी खुश रखना चाहते थे। जो आखिरी वक्त जो हुआ राज्यसभा के भीतर, वो गौर करने वाली बात है कि जब जेपी नड्डा बोल रहे थे, मांग ये उठ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा था और बोल रहे थे उस वक्त लीडर ऑफ हाउस यानी कि जेपी नड्डा। तो जब जेपी नड्डा बोल रहे थे, इस दौरान जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने एक दबाव बनाने की कोशिश की और कहा यह गया विपक्ष की तरफ से कि इसकी चर्चा फौरन होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर उन्होंने एक बार यह भी बात कही थी कि 24 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया है।
डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा कर चुके हैं कि जेट गिराए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, सरकार इसका जवाब दे। और डोनाल्ड ट्रंप इतने होशियार कि इधर भारत में संसद की कार्यवाही शुरू हुई और उसी दौरान से वो लगातार बयान दे रहे हैं। तो सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव था। और जगदीप धनखड़ ने, हालांकि जेपी नड्डा ने ये बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हम चर्चा को तैयार हैं और उपराष्ट्रपति ये तय करेंगे कि कब समय दिया जाना चाहिए चर्चा के लिए। वो तैयार थे, उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही भी। लेकिन इसके बाद बिना कोई नोटिस किए ही जगदीप धनखड़ ने ये कह दिया कि वो मीटिंग बुला रहे हैं आज ही, और मीटिंग में वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों से मिलेंगे। ये बात सरकार को खटक गई, और जब यही बात खटक गई उसके बाद चीजें और बिगड़ गई। जजों के खिलाफ जो महाभियोग लाने की चर्चा थी, वो तो सरकार पहले से ही नाराज थी उस वजह से, लेकिन दूसरी नाराजगी तब बढ़ गई जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए उसी दिन जगदीप धनखड़ ने पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को बुलाने का ऐलान कर दिया। और यहीं से बात इतनी बिगड़ गई कि शाम होते होते, रात होते होते उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये सबसे बड़ी मजबूरी बन गई उनकी। और कहा जा रहा है कि इसी बीच किसी एक ऐसे शख्स का फोन आया जिसमें उनको फटकार भी लगाई गई। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तो सिर्फ चर्चा का विषय है। मोटे तौर पर एक बात आपको और समझाते हैं कि जगदीप धनखड़ का जो पूरा इतिहास रहा है, वो कोई बीजेपी के बैकग्राउंड के हैं नहीं। वो सोशलिस्ट विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे, और उसके बाद वो कांग्रेस में आए। फिर कांग्रेस से 2003 में वो बीजेपी में आए। वो एक बड़े जाने माने अधिवक्ता, एडवोकेट भी रह चुके हैं, उनका बहुत नाम है। उन्होंने कई बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, अपनी काबिलियत वहां दिखाई है, और उनकी वजह से कई केस में जो उनके क्लाइंट्स थे उनको बड़ा अच्छा मतलब अपीयरेंस भी मिला है। आपको उन केसेस की एक लिस्ट दिखा देते हैं, जिससे आपको जगदीप धनखड़ की हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। उनको क्यों इतने दिनों तक बीजेपी ने संभाले रखा, इसका अंदाजा हो जाएगा। आपको याद होगा काला हिरण शिकार का मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हम। काला हिरण शिकार का मामला आप सबको याद होगा, जिसमें सलमान खान फंसे हुए हैं और आज भी लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान की अदावत है। उस मामले में सलमान खान की पैरवी करने वाले जो वकील थे वो जगदीप धनखड़ ही थे। साल 2007 में हैदराबाद में जब मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस हुआ, उसमें भी ये वकील थे। साल 2008 में महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट केस आया, उसमें भी ये वकील थे। साल 2007 में अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस आया, उसमें भी ये वकील थे। यानी कई हाई प्रोफाइल केस लड़ चुके हैं। इसके अलावा सलमान खान का जिक्र मैंने किया ही, 1998 में काला हिरण प्रकरण में सलमान खान की तरफ से ये वकील रहे। राम जन्मभूमि केस में उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया था हिंदू पक्ष को। ये भी अच्छा, ये एक सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट था कि बाद में उन्हें इस ओहदे तक पहुंचने का अवसर मिला। मतलब उससे पहले तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ही उन्होंने जो काम किया, उस वक्त उन पर आरोप लगे कि एक तरफा, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। हालांकि बाद में वो दिल्ली बुलाए गए और उपराष्ट्रपति बना दिए गए। तो कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे उनकी सेहत एक वजह हो सकती है, एक छोटी सी वजह, मतलब इसका निष्कर्ष यही है कि एक छोटी सी वजह हो सकती है, लेकिन उनकी सेहत उस दिन, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, इतनी खराब नहीं थी जिससे तुरंत ही फौरन ही उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़े। और वो भी, अगर एक पल को ये मान भी लीजिए कि उनकी सेहत खराब थी, अपने विदाई में भी नहीं आए, मतलब विदाई भाषण भी उन्होंने नहीं दिया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई उपराष्ट्रपति जब विदा ले रहा हो तो विदाई भाषण भी ना हो। लोगों को आज भी याद है जब वेंकैया नायडू साहब विदाई ले रहे थे, तब क्या शानदार सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने भाषण दिया था। तो उस तरह से एक शानदार विदाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ, और सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे, इन सारे डॉट को जब कनेक्ट करेंगे आप, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेहत का मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है। दूसरा मामला मतलब कि उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच के टकराव का मामला था, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब गंवानी पड़ी हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी दबाव में भी इस्तीफा दिया हो। आपका क्या मानना है, मैं कमेंट में जरूर बताते चलिएगा।